अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियात से आपको तारुफ करवाते हैं, उनसे नई नई बातें तजर्बात सीखते हैं। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं और साइकोलॉजी में उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अरूज फातिमा। मिस अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपनी मसरूफियत में से आप आई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जो अक्सर पूछता होता हूँ कि आप अपने इस फील्ड में, जो सोशल वर्क का फील्ड है, आपने कब आई और कैसे, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस फील्ड में आए? So I started working in NGO since 2017 or 18, I suppose. और बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर। तो जब मैं अपने शहर से लाहौर आई तो एक जुस्तजू थी कि कुछ करना है लाइफ में। सो आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि वो एक NGO बनाने जा रहे हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट, इट्स अ गुड थिंग जिसके आप अंदर हिस्सा ले सकते हो और ऑब्वियसली आपकी स्किल्स इनहांस होती हैं, एट द सेम टाइम आप सोसाइटी को कुछ पे बैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इट वाज ऑलवेज देयर। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो आई उसलेट हमने एक NGO बनाई एडिफायर्स एक्टिविज्म के नाम से। एडिफायर्स एक्टिविज्म। ऑलराइट। और फिर वो उससे क्या पर्पस क्या था, उसका मेन, उसका आपका क्या थीम था? एडिफायर्स मीन टू पुश पीपल टुवर्ड्स समथिंग बेटर। तो हमने यूथ के ऊपर काम करना शुरू किया था क्योंकि मेरा एक हमेशा से पॉइंट रहा है कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप है, स्किल गैप है। और हमारे बच्चों के पास वो स्किल सेट नहीं है जो कॉर्पोरेट में उनको हेल्प आउट करे टू गेट बेटर जॉब्स। तो हमने उनकी ट्रेनिंग करना शुरू की जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है। यस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अटैच किया विद द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो हम डिफरेंट कैंपेन्स करते थे, मेडिकल कैंपेन्स करते थे, डिफरेंट सिचुएशनल कैंपेन्स होती थी, रमज़ान ड्राइव्स होती थी। तो उसमें हम उनको प्रोजेक्ट्स देते थे टू परफॉर्म एंड उनसे उनकी स्किल इनहेंस होती थी। एट द सेम टाइम वी हैड द अपॉर्चुनिटी कि हम सोसाइटी को कुछ पे बैक करें अपनी एनर्जी से, बिकॉज वी ऑल आर यूथ भी यानी कि काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वही उसी में आप रही हैं, फिर क्या आपने चेंज की ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, मैं उसी में रही हूँ, बट साथ साथ बहुत एसोसिएटेड प्रोजेक्ट थे, खिदमत, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन आपकी जो वो है वो साइकोलॉजी में है और आपने फील्ड चूज किया वो सोशल वर्क का। That is a passion and a work are two different things for me. Right. साइकोलॉजी को भी चूज करने का पर्पस इज टू अंडरस्टैंड कि इंसान क्या है एंड उसके एहसासात क्या होते हैं और वो क्यों बिहेव करता है इन सर्टेन सिचुएशंस। वो एक थी। तो हमेशा से आई थिंक ब्रॉट अप में एक चीज थी कि सोसाइटी को पे बैक करना है कहीं ना कहीं। तो वो एक साइड चीज थी जिसमें मुझे लगा कि एक पे बैक अपनी स्किल से वापस कर सकते हो। साइकोलॉजी इज ऑब्वियसली इंसान को आप जितना मर्जी समझ लें, वो कभी इंटरेस्ट आपका खत्म नहीं हो सकता। ऐसे ही है वो रहता है आपका। अच्छा, आप यूथ एक्टिविस्ट रही हैं अपनी NGO में, कभी आपने ख्वातीन की जो हरासमेंट, वुमेन हरासमेंट और जेंडर इक्वलिटी के वाले से भी कोई काम किया है, कोई वर्क किया है? ड्यूरिंग दैट टेन्योर उस तरीके से ऑफिशियली काम नहीं किया, बट नाउ आई एम वर्किंग। तो एक इनिशिएटिव मैंने अपनी वर्क प्लेस पर लिया था कि वो सेम NGO में ये अभी आपके वर्क प्लेस। तो वहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर हम एक अवेयरनेस करें और इस पे हमने पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था। बिकॉज हरासमेंट एक बड़ी वेग टर्म है हमारे माशरे में। हम में से ज्यादातर लोगों को शायद पता भी नहीं है हरासमेंट का मतलब क्या है। जी बिल्कुल। जब भी हरासमेंट, वो भी मैं बता दें, एक्सप्लेन कर दें ताकि वो भी आज ये चीज क्लियर हो जाए। श्योर कि वो क्या है बेसिकली। हरासमेंट से अमूमन हमारा मकसद होता है सेक्सुअल हरासमेंट। हालांकि हरासमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और कुछ बहुत स्वेयर टाइप्स होती हैं, कुछ सटल होती हैं। जैसे रिलीजियस हरासमेंट भी होती है आपकी, साइबर हरासमेंट एक अलग डोमेन है, आपकी एथनिक पे बेस्ड हरासमेंट होती है वो और किस्म की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। जब बात कर ख्वातीन समझती है, अगर उनसे कोई हंस के बात कर ले तो वो भी कहती है कि हमें हरास किया है, तो वो भी हरासमेंट में आता है। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। आई थिंक एज अ थर्ड पार्टी बहुत मुश्किल होता है इस चीज पे कमेंट करना या जजमेंट देना कि वो थी या नहीं थी। बिकॉज यस, अगर अगला बंदा आपकी उस चीज से ऑफेंड ले रहा है और आप वो उसको लग रहा है कि आप उसकी बाउंड्री के अंदर जा रहे हो, तो आई थिंक द गुड थिंग इज कि आप वहां पे जाए मत जहाँ पे अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है आपकी प्रेजेंस से। सो आप पहले जज करें अगले बंदे को। ठीक हो गया। आप बता रही थी किसमें कौन कौन सी किस्में हरासमेंट की? So there is sexual harassment, there is verbal harassment, there is not sexual harassment। ये तो एंड है बिल्कुल ना।
ये तो बहुत स्वेयर Swear फॉर्म ऑफ हरासमेंट है और ज्यादातर हम में से लोगों को इसका ही पता होता है और हम एक्शन भी इसी पे लेते हैं जी बिल्कुल और किसी हरासमेंट को हम हरासमेंट मानते ही नहीं है ना। जैसे किसी के हमने जात पे कोई कमेंट कर दिया, बट ऐसे होते हैं जी, जट ऐसे होते हैं, जी खान ऐसे होते हैं जी, बिल्कुल अक्सर पठानों के बारे में कहा जाता है जी अखरोट होते हैं। इट्स अ वेरी ऑफेंसिव थिंग कल्चरली। और अगर आप देखें कि हमारा कितना गैप है पंजाबियों का और पख्तूनों का आपस में जी बिल्कुल और खानों कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। एग्जैक्टली और माइंडसेट का भी डिफरेंस है जी क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे, हम इनसे मिल नहीं सकते और हमने मजीद ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज करके, ऐसे कमेंट्स को नॉर्मलाइज करके उस चीज़ को और बढ़ावा दिया है। इस पे बात होनी चाहिए और ये बड़ी सटल है। ये मजाक मजाक में हमें शायद पता नहीं चलती कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जिस तरह आपने बताया कि रिलीजियस हैरेसमेंट है और हैरेसमेंट है, तो समटाइम्स ये होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आपने किसी और रेफरेंस से बात की होती है, आपकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, आप उसको किसी और तरह परसीव कर रही होती हैं, तो क्या वो भी एक हैरेसमेंट ही आ जाती है? कॉन्टेक्स्ट हमेशा बदलते रहते हैं। हर बंदा एक नजरिए से सोचता नहीं है क्योंकि एक शायद बंदे का ब्रॉटअप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहा है, आपका डिफरेंट में, शायद आपका वो मतलब नहीं था, आपने गलत अल्फाज ले लिए उस चीज को बयान करने के लिए, तो अगले बंदे की परसेप्शन हो जाती है। लेकिन अगेन जब आप ऐसे पब्लिकली किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो या पब्लिक स्टेज पे बैठे हो, तो आई थिंक वर्ड्स को चूज करना बहुत एक सेंसिटिव मैटर है और उस पे प्री हैंड हमें एक प्रिकॉशन लेनी उम्र गुजर जाती है वर्ड्स को चूज करते हुए लोगों की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपका क्या है राय, फोकस क्या है आप? जेंडर इक्वालिटी, आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ बिलीवर ऑफ इक्विटी देन इक्वालिटी. I believe that there should be equal opportunities for all the genders, including transgenders as well in Pakistan. ये बड़ा एक critical topic है क्योंकि they are one of them and they are living in this country. community जो हमारी वो हिस्सा हैं और वो हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर हम उनको राइट प्लेटफॉर्म। अभी तो बहुत अच्छे वो आप देखिए मूवीज अलवी हैं और एक दो और हैं, तो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि वो मेरा PhD होल्डर है, डॉक्टर हैं वो, और वो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें ट्रांसजेंडर्स के वाले। हमने ट्रांसजेंडर्स पे बहुत काम किया था ड्यूरिंग आवर NGO थिंग, तो हम खुद हैरान हुए थे कि कितना इन्होंने एजुकेशन लेना शुरू कर दिया। सो द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट इनिशिएटिव कि आने वाली नस्लों को हम थोड़ा सा कंफर्टेबल करें उस जेंडर के साथ भी, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद आप देखेंगे ऐसी पॉलिसीज बन रही हो कि वो आपके वर्क प्लेस पे भी आ रहे हैं, आपके बच्चों के साथ काम भी कर रहे हैं। तो अगर हम इस किस्म के रिमार्क्स के साथ या नोशंस के साथ उनके साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे। तो उसको नॉर्मलाइज करना आने वाली जनरेशन के साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, ये जो ख्वातीन के खिलाफ अभी आप बात करें थी, हरासमेंट है, अभी आपने इसको कुछ हमें किस्में बताई हैं, तो उसकी आम वैसे मसाइल क्या हैं इनकी हरासमेंट की, कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कोई रिसर्च की है या कोई आपके पास डेटाबेस है, उसमें किस चीज़ के ज़्यादा हरासमेंट हो रही है ख्वातीन के हवाले से? आई थिंक नॉन वर्बल ज़्यादा है, जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकती। आपको जजमेंट देना मुश्किल हो जाता है उस पर कि ये हुई भी है या नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड सेक्शुअल हरासमेंट में इसलिए नाम नहीं ले रही क्योंकि वर्क प्लेस पे उस तरीके से वो बहुत कंट्रोल्ड होता है वो इन्वायरमेंट, उस पर बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं ऑलरेडी। बट सेक्शुअल हरासमेंट ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, ये बाहर आती हैं, लोग बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट ये जो सटल फॉर्म ऑफ हरासमेंट है, जैसे नॉन वर्बल होगी या किसी की ज़ात पे बात करना, किसी के सेक्ट पे बात करना, शिया हो, सुन्नी हो, फलाने हो, ये बड़ा कॉमन है। अच्छा, ये भी आप हरासमेंट उसमें आ रही हैं, एग्जैक्टली विमेन हरासमेंट में आ रही हैं। ये तो अगर आप मुझे कहें सेक्ट की वजह से बात करें तो मेरे लिए भी हरासमेंट होगी। हाँ, अगर मैं आपके सेक्ट पे कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो कि आउट ऑफ बाउंड्री है, और आप उसका ऑफेंस ले रहे हैं और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, दैट इज हरासमेंट एज वेल। क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल चीजों को नहीं देख सकते ना हरासमेंट में, आपके लिए एक जिस्म है, आपका एक दिमाग है। तो आई थिंक जब आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हो, वो भी उतनी तकलीफ होती है जितनी आप किसी की फिजिकली हर्ट कर रहे हो। लाइक वो भी आजकल एक तो हम मजहबी गुफ्तगू करते हुए लड़ पड़ते हैं, हमारी कौम का ये सिनेरियो बन गया हुआ है। ऐसे ही दूसरा पॉलिटिकल हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो भी हरासमेंट, पॉलिटिकल भी हरासमेंट ही होती है जब हम करते हैं। तो मोस्टली लोग अब वो
कहती नगर 804 की बात करते हैं तो पता चलता है कि बहरहाल अभी साइंस ने पॉलिटिकल हरासमेंट बनाई नहीं है, बट आई थिंक हमें एक टॉलरेंस लेवल होना चाहिए अगले के डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव को समझने का और उसको डाइजेस्ट करने का। अगेन आपके हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब उसको दिल में रख के एक दूसरे पे ग्रज निकालना शुरू कर दें। और आप देखें बहुत सारे ऐसे रिसेंट केसेस हुए हैं जहाँ पे वो फिजिकल में कन्वर्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो बहुत नाजेबा होती हैं। तो उस लेवल तक ये बेस लाइन से शुरू होगा, ये बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसको सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा नहीं समझती हूँ। एक छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़े लेवल पे आपके माशरे को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो सोच जब आपकी चेंज होती है तो माशरती लेवल पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हम जिन मुश्किलात से भी गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हम कहते हैं जी हमारे यहाँ पे सेक्स के बहुत कंसर्न है, आए दिन सेक्स में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद अगर कोई क्रिश्चियन है या हिंदू है उसको बहुत मुश्किल हो रही है जी। बहुत सारे हमारे केसेस अभी रिसेंटली हुए थे, हमने उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म पे ये लोग, टॉलरेंस नहीं लेवल था उनका, वो यहीं से शुरू होता है। टॉलरेंस लेवल कैसे इम्प्रूव हो सकता है? अगर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, ये हमारी जो कौम का उसका जो बिहेवियर बन गया वो बड़ा वो हो गया हुआ, अजीब सा हो गया हुआ कि बहुत जल्दी मजहबी तो बिल्कुल ही फौरन में जुनून में आए थे, जुनूनी कैफियत जो कहते हैं। जैसे पिछले दिनों वाकया हुआ था सियालकोट में, एक श्रीलंकन क्रिश्चियन को उन्होंने लोगों ने मार दिया था। ऐसे ही है। तो उसको कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं इन चीज़ों? आई थिंक आपके पास सबसे अच्छा टूल आपका मजहब ही है, बिकॉज हम बचपन से हमारा बिलीफ सिस्टम बन रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके मजहब का होता है, कहीं ना कहीं आपके कल्चर का होता है। इवन आपका मजहब, आप अपना कल्चर उठा के देखने पुराना, वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है जी बिल्कुल, और सख्त ममनू है ये चीज़ें। और हमेशा ये कहा गया कि ख्याल रखें। और जब इटसेल्फ पाकिस्तान का कयाम हुआ तो वहाँ पे अगर आप कायदे से उनकी स्पीच सुने तो उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इट्स द कंट्री इज फॉर एवरीवन, एवरीवन वाज वेलकम्ड हियर। और जब तक हम टॉलरेंस नहीं लाएंगे तो हम इकट्ठे काम कैसे करेंगे? हम कब सोचेंगे कि इकट्ठे मिलकर हमने पाकिस्तान को यहाँ से ये क्वेश्चन राइज हो गया है अभी बात करते हैं जो हमारे लॉज हैं, लाइक हरासमेंट का लॉ है, और जैसे लॉ है, इस्लामिक लॉज हैं हमारे, उनको हम लोग मिसयूज भी बड़ा करते हैं। लाइक अगर एक खातून वो हरास नहीं भी हुई, अगर उसका किसी के साथ ग्रज है तो वो कहते हैं जी मुझे इसने हरास किया है, तो वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसे चीज़ों को कैप्चर करते हैं? अगेन बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है और जजमेंट क्रिएट करना बड़ा ही मुश्किल होता है इन सिचुएशंस में। बट आई थिंक जो लॉ मेकिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन पार्टीज होती है वो वेल ट्रेंड होती हैं इन चीज़ों पे। उनको पता होता है कि हाउ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। और वहाँ पे अब तो आपका जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट है उसमें साइकोलॉजिस्ट भी इनरोल करना शुरू कर दिया उन्होंने इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। बिल्कुल, इंटरनेशनली तो मैंने देखा है कि वहाँ पे बाकायदा कंपनीज में साइकोलॉजिस्ट हायर होते हैं, बिल्कुल, और वो टाइम टू टाइम इनकी वो करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी हरासमेंट है जिनकी हमें खुद शऊर ही नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि कर ही जा रहे हैं, वो इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि हमें रियलाइजेशन नहीं है। तो जब कहीं ट्रेनिंग होती है, किसी प्लेटफॉर्म पे बात होती है, तो हमें याद आता है कि अच्छा यार ये तो गलत चीज़ है, ये शायद मुझे अपने बिहेवियर में चेंज करनी चाहिए, इस चीज़ को बदलना चाहिए। तो ये जो सटल फॉर्म ऑफ हरासमेंट में बात करी, ये शायद ट्रेनिंग से ही हम खत्म कर सकते हैं अपने माशरे में। बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट करके मुख्तलिफ कैंपेन्स चला के तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर ये भी सुनने में और देखने में है कि जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सोच में ये आता है, जो हमें बताया जाता है, हमें मौलवी हज़रात या बाकी लोग, ये मगरबी एजेंडा है। तो वो कैसे आप इसको डिनाई करते हैं? आई डोंट नो, मैंने जितनी इस्लाम की स्टोरीज सुनी है सारी ही जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं। वो बात करती हैं औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ देने की। ये बात अनफॉर्चुनेट है कि हमारे माशरे में मज़हब को हमने अपने एजेंडाज के लिए बहुत इस्तेमाल किया है, वक्तन फ़वक्तन, पॉलिटिकल अपने फ़ायदों के लिए, अपने फ़ायदों के लिए हर किसी ने किया है। तो आई थिंक अगेन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिस कल्चर में पढ़वान जुड़े हैं उसको ज़रा उसकी हिस्ट्री खोलें, उसको पढ़ें। तो आप ये मानती हैं कि इस्लाम में औरतों को बराबरी की इक्वालिटी आज से 1400 साल पहले मिल गए थे? बिल्कुल। तो ये जो आजकल जो ख्वातीन अक्सर साल बाद वो निकलती हैं बाहर के, हमें हकूक चाहिए, अपना खाना खुद गर्म करो, तो क्या वो गलत करती हैं? अच्छा, शायद एक नॉर्मल पर्सन उस एक्टिविटी को किसी और नज़रिए से देख रहा हो।
मुझे ये लगता है कि अगेन हमने इस्लाम को उस तरीके से पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जिस तरीके से उसको फॉलो करने का हक था, जी बिल्कुल, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उनके हकूक नहीं मिले अरसा दराज से, उनका वो जो गुस्सा और वो गुबार था ना, वो सारा का सारा अंदर रह गया। और नाउ व्हेन दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने अपनी बात किस तरीके से करनी अपना है, वो बार कैसे निकालना, किस तरीके से आपने वेंट आउट करना है ना, बिकॉज यू फील अनहर्ड, यू फील अनसीन, और आपको एक आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि अच्छा ये तो मैंने एक्सट्रीम पे चले जाना है। तो कभी भी इस्लाम जो है ये आपका कल्चर, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, वो चाहे मर्द है वो चाहे औरत है, एग्जैक्टली। दोनों को सेंसिबल आप इंसान है, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, आपको देखना चाहिए कि तहजीब के दायरे में क्या चीजें हैं। अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको उसको कम्युनिकेट करना है, देयर इज ऑलवेज वे टू इट। इट कुड बी अ मार्च, लेकिन आप उसको किस तरीके से ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। मार्च में जो स्लोगन्स हैं और हाँ, जो एक परसेप्शन आती है हाँ, वो ये आती है कि मर्द जो हैं वो बहुत ही बुरी हाँ। लोग हैं, इनको मार दें, इनको ख़त्म कर दें, इनको जला दें, वो वाली एक फीलिंग आती है कि उसके वो आप समझती सही है वो करती नहीं, है। बिल्कुल नहीं है। आई वुड से अगर हम इस स्पेस पे चलेंगे तो कुछ सालों बाद फिर मर्द मार्च होना शुरू हो जाएगा ना, फिर उसको कैसे हम करेंगे। अगेन एक्सट्रीम्स पे नहीं होना चाहिए हमको। आपकी कोई फीलिंग है, आप कहीं हर्ट हो, आपको लगता है कि मेरे राइट्स हमें नहीं मिले, देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू गेट इट। जी बिल्कुल, यस, मार्च करना हर सिटीजन का राइट है। आपको वो आपकी हुकूमत वो राइट देती है कि आप वो कर सकते हैं, बट आपने उसको यूज कैसे करना है, इट शुड बी वेरी कंसिडरेट। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, जो पब्लिक दरमियाना सा बयान दे रही हाँ, है, नहीं, हमायत भी नहीं कर रही कि और अगेंस्ट भी नहीं जा रही। नहीं, देखिए पब्लिकली जो बात होती है ना, उसको बड़े कॉन्शियसली बोलना चाहिए। अगर मैं बिना फिल्टर के वो बात बोलूंगी ना, अच्छा, अगर वो ये Impact कहें very real। मार्च के दौरान कि हमें इस्लाम की रूह के मुताबिक हमें हकूक चाहिए, तो दैट इज बेटर थिंग। आई थिंक इस्लाम में तो औरत को बहुत हकूक हासिल है, Exactly। बजाय इसी कि वो एक अपना एजेंडा लेके चल पड़े। अगेन जब इस तरह की चीजें उभरती हैं हमारे जैसे ममालिक में, तो बहुत सारी पीछे चीजें होती हैं जो अनसीन होती हैं, अनहर्ड एजेंडाज होते हैं जो शायद हमारी आम आवाम को पता भी नहीं होते हैं। तो जो बेचारा नॉर्मल इंसान है जो शायद इतना खुद को अवेयर नहीं रखता, वो शायद इजीली मान लेता है उन चीजों को या उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, खुद शनासी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज का हिस्सा बन रहे हो, उससे 10 बार पूछो कि इससे हम हासिल क्या करना चाहते हैं, और उस जो हम हासिल कर रहे हैं उसका फायदा कितना, उसका नुकसान कितना। अगर तो फायदा ज्यादा है, आपको लगता है कि आने वाली नस्लों को उससे कोई फायदा हो सकता है या आपको कोई फायदा हो सकता है, Then go for it। तो करना चाहिए। अगर उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, आपके माशरे में जो डिफरेंसेस थे, अगर वो 4 चीजें ऑलरेडी डिफरेंसेस क्रिएट करी, आपने एक और चीज दे दी, तो आपको क्या होता है, आपकी इकोनॉमीज हर्ट कैसे होती है, वो इसी तरीके से होती है कि आपकी यूथ जिसने एनर्जी देनी है, जिसने बूस्ट देना है आपकी इकोनॉमी को, वो सारा के सारा इन एजेंडाज में फंसी हुई है और वो एक्चुअल काम की तरफ तवज्जो नहीं दे पा। सही। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी वुमेन हरासमेंट पे काम कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो लॉज हैं हरासमेंट के हवाले से, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है या फिर वो जस्ट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? या आई थिंक लॉज आर देयर, द प्रॉब्लम इसके आउटकम नहीं मिलता। रिसेंटली हमने बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखे हैं जो कि एवेंचुअली मर्डर में कन्वर्ट हो गए, बट मैं आज तक देख रही हूँ कि उस पर कोई हतमी फैसला नहीं मिला हमें। यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग मिसट्रस्ट करते हैं फिर, और उसकी वजह से फिर वो मार्च लॉ का कसूर नहीं, ये हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल या हमारे अदालती निज़ाम का वो उसका मसले मसाइल हैं। लॉ कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, यस, इमीडिएट पनिशमेंट शुड बी देयर। जब तक आप इमीडिएट पनिशमेंट का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे कि लोग नहीं रुकेंगे इस चीज से। आप देखिए सऊदीया है और बहुत सारे ममालिक है, वहाँ पे बड़ा एफिशिएंट एक्शन होता है इन चीजों में। वो बिल्कुल डिले नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर हम डिले करेंगे तो हम अपनी नेशन को मिसट्रस्ट की तरफ लेके जाएंगे और फिर हर बंदे को लेवरेज मिलेगी कि वो ये काम कर सकता है। ऐसे ही है। तो रूह, आप तो बैठी हुई हैं लाहौर शहर में, एक बड़ा शहर है, और आप डील करती हैं ज़्यादातर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में और पढ़े लिखी ख़वातीन के साथ जिनको अपने राइट्स का भी पता है, अपने हकूक़ का भी पता है। लेकिन अगर एक आम गांव की देहाती खातून है, उधर भी तो हरासमेंट होती होगी, तो उसके बारे उसके कोई कानून है या उनके बारे में कभी आपने सोचा?
आई थिंक कानून तो सबके लिए है। मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से हूँ। आई एम फ्रॉम सादिकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, ये वो पंजाब का साउथ पंजाब है और आखिरी वो है आखिरी और शहर है, वो उससे आगे सिंध शुरू हो जाता है। वहाँ तो बहुत ज्यादा मुस्लिम फैम है। वहाँ पे बहुत डिफरेंट कल्चर है एज जी, कम्पेयर टू लाहौर। और आई थिंक सबसे ज्यादा जो मसला होता है ना वो ये होता है कि वहाँ पे ये चीजें रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। रिपोर्ट आपके अपने घर वाले, आपका अपना सोसाइटी उस चीज को दबा देता है, तो कभी वो मंजर यहाँ पे आएगी नहीं। जी बिल्कुल। तो पब्लिकली यू विल नेवर नो कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या हुआ है, क्या हो क्या रहा बहुत सारे केसेस होते हैं वहाँ पे। जी बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक पेशेंट्स होते हैं साइकोलॉजी के जिनकी चाइल्डहुड हरासमेंट हुई होती है जिनके साथ। हाँ जी। I have talking to so many people, young children about like 16 years old, वो harass हुए हैं। और बाजू का जो हरासर होता है वो घर में होता है, घर में होता है। बट ये चीजें कभी रिपोर्ट नहीं होगी क्योंकि एक 16 साल के बच्चे को क्या पता कि उसने किसको जाके ये बात बतानी। बतानी है बिल्कुल। और वैसे भी बताते हुए भी ये एक ऐसी चीज होती है हेजिटेशन कि हमारे हेजिटेशन बहुत ज्यादा है कि Hesitation इन चीजों की ना, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, मर्द दोनों में इक्वल हेजिटेशन है। hesitation। तो उसके लिए क्या हो सकता है? कोई अवेयरनेस कभी आपने सोचा है कि इसके लिए हम कोई कैंपेन चलाएं, अपने इलाके के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, खवातीन के लिए कोई काम करें आप कभी? तो कभी आपके नहीं, कभी आप जाएं अपने इलाके में और वहाँ जाके ये अवेयरनेस क्रिएट करें? मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली है टू बी देयर एंड टू वर्क ऑन दिस थिंग, बट मैंने 1.5 इयर्स वर्क इन एजुकेशन सेक्टर। तो वहाँ पे एटलीस्ट अब यंग चिल्ड्रन को हम गुड टच बैड टच का देते हैं एलिमेंट। दे नो कि व्हेन समबडी इज टचिंग देम तो कौन से ऐसे उनके बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कोई टच कर सकता है या जिनको नहीं करना चाहिए। मेरा कंट्रीब्यूशन ये है बिकॉज आई एम वेरी मच ऑन सोशल मीडिया, तो व्हेनेवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई डू अवेयर पीपल। That's why I was very interested to bring this project in my workplace as well. Not only for women, I would say. I think अगर हम मर्दों की स्टोरीज खोलें तो शायद वो ज़्यादा दर्दनाक। बिल्कुल। औरतों से यस अच्छी बात है, औरतों के बारे में बात हो रही है, बट मुझे लगता है कि हमें मेल हरासमेंट पे भी बात करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो साउथर्न पंजाब है वहाँ तो ये बहुत ज्यादा वाकयात हैं। आपके मदरसाज हैं, मदरसा उसमें बहुत ये कल्चर है। और आप अगेन रिपोर्ट नहीं हो रहा तो नोबडी नोस। जी बिल्कुल। लेकिन इल्म सारों को है और रिपोर्ट नहीं हो रहा तो गलत बात है। वो डर है ना एक सोसाइटी का वहाँ पे, तो पता वो नहीं क्या होगा, ये खराब हो जाएगी, ये सब हो जाएगी। वो पहले ख्वातीन में तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे भी आना चाहिए ताकि उनमें करी जाए और ये चीजें कम हो हमारे माशरे में, ताकि जो एक्चुअल हमारे काम करने की चीजें हैं ना हम उस पे फोकस्ड हो। फोकस बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको ये वैसे क्या जज्बा है कि आप चल रही हैं, सोशल यूथ प्रोग्राम को लेके चल रही हैं, और ये आपके इलाके की वजह से कि वो पसमानदा था इस वजह से आप चाह रही कि इम्प्रूव किया जाए चीज़ों को? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल इन मी। मुझे जिंदगी में एक चीज अच्छी लगती है विच इज टू लर्न एंड टू ग्रो। आई थिंक दैट इज द रीजन। मुझे लगता है आने वाले दिनों में यही हमारा घर होना है, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो अगर यू हैव अ पावर, अल्लाह ताला ने आपको इतने इल्म से नवाजा है, या आपको ऐसे लफ्ज दिए हैं या ऐसी अकल दी है कि आपके लफ्जों से कोई इंस्पायर हो सकता है और उसकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव एक्ट से और उसको इंस्पायर, तो आपको हमेशा देना चाहिए। तो ये भी डोनेशन है मेरे लिए। तो डोनेशन हम हमेशा जब डोनेशन को डिफाइन करते तो मैं कहती थी कि सिर्फ पैसे देना डोनेशन नहीं है। नहीं, आप वर्क कर रहे हैं, किसी को आप माशरे में अच्छा कर रहे हैं तो वो भी डोनेशन है। अनुज, आप करेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से, तो क्या आपने अभी तक क्या इकदाम किए हैं अपनी? तो एक चीज जो हम एज एन HR जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करती भी हूँ और करना भी चाहूँगी कि आपके मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी वन ऑफ द बिहेवियर्स और वैल्यूज हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि काम करना है आपने, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को आपने अच्छा रखना है। और मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं आपकी वर्क प्लेस पे, तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी के भी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इनिशिएटिव लिया था, अगेन इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते तो सम टाइम तो वो बोलते ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, और अगर अवेयर होते भी हैं तो उनमें करेज नहीं होती कि वो किसी रेलेवेंट डिपार्टमेंट को जाके बताएं कि हमारे साथ ये मसला मसाइल हो रहा है और इस पर कोई आप एक्शन लें। और
आई थिंक मर्दों को तो हमने वैसे ही बेहिस कर दिया ना इस मामले में, उनको तो फील ही नहीं होती है हैरेसमेंट। लेकिन जिन औरतों को होती है वो इतनी डरी हुई होती हैं क्योंकि उनका ब्रॉटअप अगेन उस तरीके से होता है कि वो बोल नहीं पाती हैं। तो उस पर हमने उनको ट्रेनिंग पूरा एक साइकिल किया उनके साथ, और हमने उनको ये स्पेस दी कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमने प्रॉपर सिस्टम आप हैं बताएं और सिस्सा करें। यूजुअली ऑफिस में ही होता है कि बॉसेस का रवैया बड़ा अजीब सा होता है। अगर कोई खातून खूबसूरत है, सबॉर्डिनेट है, तो वो एक बिला वजह हरासमेंट का जरिया बन जाता है। अगर कोई आपको फेवर भी दे रहा है तो आप समझते हैं कि जी हमें हरास किया जा रहा है। तो ऐसा भी होता है वैसे। अगेन बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है ये, बिटवीन द लाइंस। इसके लिए इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक, मैं जब भी बात करी थी कि सिस्टमैटिक करने की कोशिश की हमने। देयर इज अ प्रॉपर हरासमेंट कमेटी। जब भी कोई हरासमेंट कंप्लेन आती है वो पूरे प्रोसेस से गुजरती है। ऐसे नहीं हुआ कि कोई मेरे पास आया कि हरासमेंट है। नहीं, मेरा क्वेश्चन था दूसरा था, अगर एक खातून अपने बॉस से इंक्रीमेंट की बात करे तो उसकी इंक्रीमेंट लग जाता है। एक लड़का जाए तो उसको कहता है यार जॉब करनी है करो, इंक्रीमेंट नहीं है, तो क्या ये भी हरासमेंट, बंदों की हरासमेंट नहीं होती? डिस्क्रिमिनेशन, यस इट इज इन अ वे अगेन सेटल फॉर्म ऑफ हरासमेंट, जिस पे कभी किसी ने आपको अवेयर नहीं किया होगा। यस, ये होती है। अगेन इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये कॉमन इश्यूज हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर लड़की बोल्ड है, अच्छा वो कपड़े पहन रही है, और तो उसको तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर एक अपने काम में सिंसियर है लेकिन वो इतनी ज़्यादा वो शाही है और वो नहीं कर रही, वो उसकी इतनी तरक्की के चांसेस कम होते हैं। क्या होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आई नेवर फेस। जनरल मतलब कि जनरली यस, ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये बात बाहर है, अदरवाइज ये ना होती। आई थिंक एचआर बहुत विजिलेंट हो गया है पास्ट कुछ ईयर्स में, और हमने ऐसे सिस्टम्स बना दिए हैं कि आप ऐसा पहले तो बात कर नहीं सकते, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है और बहुत फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो अमूमन लोग अवॉइड कर रहे होते हैं फिर इस सिचुएशन को ही। आपकी ऑर्गेनाइजेशन खैर अच्छी है तो उसमें सिस्टमेटिक सारा सिलसिला चल रहा है, सिस्टम बने हुए हैं। मोस्टली जो सेट कल्चर है उसमें तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेट ऑर्गेनाइजेशन एज लेकिन सिस्टम्स बन गए हैं ना आपके। तो जैसे अब मैंने डेस्कॉन इंजीनियरिंग में काफ़ी सा जॉब किया है, वहाँ भी सिस्टम बने हैं, वो भी सेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सिस्टम बन गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो वो आपको फील नहीं होता कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पे सेट कल्चर है। लेकिन साथ ही एक दोस्त हैं वो जॉब करते थे, वो रुस्तम टावर्स बड़ी मशहूर एक्सपोर्ट करते हैं बिलियंस के, वो पूरा सेट कल्चर है। वहाँ पे वो सेठ साहब कहते हैं जी हमने किसी खातून को हायर नहीं करना, अच्छा। और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। Why? अब का पता नहीं। वो कहना जी हमारा माहौल खराब हो जाएगा ऑफिस का। हमारे क्या ऑफिस का माहौल खराब हो जाएगा? तो ऐसा भी होता है कि ऑफिस के माहौल खराब हो जाते हैं? I think no. My answer is completely no because I am a woman working in a corporate, और I think हमारी बहुत अच्छी ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी वजह से वैल्यू ऐड होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और आई थिंक करप्शन की अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी रिपोर्ट्स से कहती हैं कि औरतें लेस करप्ट होती हैं। अच्छा। तो अगर आपने इंटेग्रिटी वाली प्लेसेस पे हायर करना है तो आपको औरतों को हायर करना चाहिए क्योंकि बड़ी सेटल होती हैं। मोरालिटी उनमें इन केसेस में ज़्यादा होती है, वो 2 नंबरी करने का कम। वैसे वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि जब भी मुल्कों की बात होती है ना, जब आपने रिसोर्सेज चोरी करने और कोई इंफॉर्मेशन लीक करनी हो तो हमेशा खवातीन को आगे लेके आते हैं, यानी गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो वीकेस्ट लिंक फिर पकड़ रही हैं। क्योंकि मर्द की कमजोरी फ्रैंकली स्पीकिंग खातून होती है, तो वो उसी के जरिए से राज स्टोरी होती है, उसी के जरिए से सारा कुछ होता है। वो भी एक चीज है, वो आपका वीकेस्ट लिंक है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी नॉट ऑल ऑफ देम, बट अब बहुत आई थिंक बेहतर हो गया ये चीज। एमएनसीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, आपकी लोकल इंडस्ट्री कर रही है। अब लोग सिस्टमैटिक होना चाहते हैं, उनका भी दिल नहीं है हर रोज 2 बंदे बैठे हैं और वो सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में लोगों का फोकस रेवेन्यू हो, कि कैसे काम करके अच्छा रेवेन्यू लाना है। अगर 2 बंदे कॉन्फ्लिक्ट में ही है, आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे बताया 1 लाख रुपए का आपने सैलरी दे रहे हैं बंदे को, तो आप उससे आउटपुट 20 लाख के चाह रहे होंगे। अगर वो इन चक्रों में फंसे रहे हैं हाँ, तो वो आपकी वो आउटपुट पूरी नहीं कर वो तो सकते। पाकिस्तान में ओवरऑल इन्फ्लेशन का सिस्टम ऐसा चल गया है ना, बट आई थिंक अब बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हो रही है अवेयरनेस सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। वैसे क्या रुकावट है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन हरासमेंट में? कोई रुकावट भी है ऑर्गेनाइजेशन में लेवल में, या आई थिंक माइंडसेट, माइंडसेट? कि वो चीज़ है जो कि सिस्टमेटिकली रन तब होती है जब आपकी सोच है उस तरह जाने की। जब आपका माइंडसेट ही नहीं है उसको चीज़ को खत्म करने का, तो वो कभी भी खत्म नहीं। अच्छा, आपको बड़ा पॉइंट मिलता होगा इस हवाले से, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप तो
बंदा देख के पढ़ लेती होंगी ये इसने हैरात की है कि नहीं की है? नहीं, ऐसे नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं। आई कैन दैट इज अदर बिग डोमेन। ऐसे नहीं होता और कभी भी ये प्रेफरेबल नहीं होता, बिकॉज सिचुएशन टू सिचुएशंस आपके बिहेवियर बहुत बदलते हैं और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एचआर कोई फैसला कर रहे हैं ना, तो वो फिर किसी की जिंदगी की जॉब सिक्योरिटी का मैटर बिल्कुल। होता है। तो आपको बहुत बहुत हसास है कि सिलेक्ट होके उसमें डिसीजन लेने पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा रूज, आप नेक्स्ट 5 years में आपके क्या फ्यूचर प्लान है? आपने वो कहाँ देख रही हैं? आई मस्ट बी डूइंग माई PhD। ओके, वेरी गुड। That is one इन साइकोलॉजी और PhD in psychology. I love this subject very much. Okay. And अरे साइकोलॉजी में एक क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है और एक दूसरी होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने की 52 डोमेन्स हैं। अच्छा, जैसे आप MBBS करके स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, आप हार्ट सर्जन बन गए, ब्रेन सर्जन बन गए। हमारी इस तरह की 52 डोमेन्स है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जाके। जबरदस्त। पाकिस्तान में सिर्फ क्लिनिकल का चलता है। ये फर्स्ट पहली बार मैं सुन हाँ। तो उसमें से जो मेरा फोटे है दैट इज आयो साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। उसके अलावा बहुत सारी हैं, फॉरेंसिक है, वुमेन है, स्पिरिचुअल है, जेंडर है, हम तो वही कहते हैं कि एजुकेशनल है। या तो कहते हैं जिन आ गया या वे इन्होंने साइकोलॉजी वाले डॉक्टर को ले जाओ। नहीं, वो तो अब आना शुरू हो गया, पहले तो जिन नहीं आते पहले नहीं आते होते थे। ये तो अब कल्चर आना शुरू हुआ। अच्छा, तो आप अपनी PhD एक तो होगी आपकी नेक्स्ट 5 years में इंशाल्लाह ताला आप करें। उसके अलावा आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो अपनी NGO खोलने का प्लान है, अपने इलाके के लिए काम करने का प्लान है आपका? First of all, I think I would like to give back to my country by opening a business. I think right now the जो foremost need है, जो मुझे प्रोफेशनल करियर में आके पता चली कि हम इकोनॉमी हमारी बहुत वीक है, एंड वी नीड गुड बिजनेस पीपल इन दिस कंट्री टू मेक दिस इकोनॉमी स्ट्रांग। और जब भी कोई आप बिजनेस खोलते हैं तो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए अर्निंग करने के वसाइल ओपन करते हैं। आसानियां तो दैट इज ऑल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी फॉर मी। एंड आफ्टर अचीविंग दैट गोल, आई थिंक आप वापस तब दे सकते हो जब आपके खुद के पास पैसे हो। जी बिल्कुल। तो आफ्टर स्टेबलिंग दैट आइडिया, आई थिंक आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर के आई वुड मेक सम गुड इंस्टीट्यूट्स बैक इन माय एरिया। साइकोलॉजी है, हर बंदा यही कहता है मैं पैसे कमाऊंगा तो फिर मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करूंगा, लेकिन मेन मोटिव उसका पैसे नहीं, कमाने देखिए होता है। आप अपने कुछ ऐसे लेवल होती पे हैं कर सकते जैसे आप अभी आप कर रही हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ऐसी है। आप किसी से अच्छी तरह हंस के बात कर लें तो दैट That इज is- आल्सो। आप किसी को दुख सुन लें, जी बिल्कुल। आप कोई तकलीफ में उसकी बात सुन लें, कोई डॉक्टर अच्छा हो ना जो आपका दुख सुन ले तो आपका दर्द खत्म हो जाए। ऐसे ही है। तो वो ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात है बहरहाल। हाँ रही एक्टिव लिसनिंग तो जब तक ना करें तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। बट अगेन आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी में बहुत कुछ होता है, लेकिन 5 साल बाद मैं उस तरीके से जरूर गिव बैक करना चाहूंगी। और आई थिंक करियर काउंसलिंग एक मुद्दा है जो मेरे इलाके में बहुत कम है। वहाँ तो या तो लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बच्चों को जरूर हमारे भी भी शौक है। कुछ अर्सा पहले तक जब हम थे मैट्रिक में या FA में, तो हमें भी ये डॉक्टर और इंजीनियर का ही था यहाँ पे। हमें तो ऐसे लगता था हम डॉक्टर नहीं बने तो मर जाएंगे, हमें कोई नौकरी नहीं देगा और हमारी जिंदगी का कोई फ्यूचर नहीं। बट लाहौर आके मुझे पता लगा इतने शोबे हैं और माशाल्लाह अगर आप उनकी तरफ जाते हो, जब बच्चे जाते हैं, दे अर्न वेरी वेल। और अगेन जब आपकी बैकबोन स्ट्रांग होगी, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, आप सोचोगे, जरूर सोचोगे अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। अच्छा जी, ये बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही हमारी अरूज फातिमा के साथ। हमने जो ख़वातीन के मसाइल थे और जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी तरीके से बात की हमने। आप सब आपका बहुत शुक्रिया और स्पेशली मिस का बहुत शुक्रिया, आप आई तशरीफ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में जो कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। आपको ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ जो कि अपने फील्ड में उन्होंने काम किए हैं बहुत ज़्यादा और वो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है मीडिया में, तो उनको हम आगे लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।